तो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम इंग्लिश के इन वीडियोस के अंदर। दोस्तों वो बोर्ड धमाका सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे हमने ये ठाना है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस बार धमाका करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रॉपर ढंग से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में जाने के ठीक पहले इन कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर पाएं और आप पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर पाए। एक बात की प्रॉपर गारंटी है कि जिस तरह के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ठीक उसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे या फिर एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों इसके पहले डू एस डायरेक्टेड के 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये डू एस डायरेक्टेड का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है दोस्तों, जो हम डू एस डायरेक्टेड कवर करते हैं सबसे आसान तरीके से कवर करते हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ कवर करते हैं। यानी इन वीडियोस को देखने के बाद आपको डू एस डायरेक्टेड के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डू एस डायरेक्टेड के लगभग मैं 10 से 12 वीडियो अपलोड करूंगा, 10 से 12 वीडियो अपलोड करूंगा। और इन 10 से 12 वीडियोस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, चाहे वो 10th का बोर्ड हो चाहे वो 12th का बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड के अंदर आने वाले एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट को मैं कवर कर दूंगा कंप्लीट के कंप्लीट। तो यहाँ से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश की, चाहे वो ट्वेल्थ की इंग्लिश हो चाहे वो 10th की इंग्लिश हो। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि इन वीडियोस को शेयर करिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कह नहीं सकता, एक ही बार में कहूँगा, बार बार में कहूँगा नहीं। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको दिया गया है, आपको चीज़ें दी गई हैं कि आपको क्या करना है कोष्टक में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट लिखे गए हैं और इस सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, रीअरेंज करिए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगा, लेकिन मैं हर चैनल जिस तरह से आपको और चैनल बताते हैं उस तरह से मैं काम नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले वीडियोस में आने वाले कॉन्सेप्ट को, जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसका यूज करूंगा, उसके बाद उस बेसिस पर मैं क्वेश्चन के आंसर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। पहले एक्सप्लेन, कड़क एक्सप्रेशन धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, धुआं धुआं तो कर ही देंगे, ये बात तो क्लियर ही है। चलिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश में री वर्ड की बात करते हैं, अब लिखना शुरू कीजिए। जब भी हम इंग्लिश में री वर्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इस कलर से लिखने में मुझे चीज़ें कंफर्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम री वर्ड की बात करते हैं तो री में री की दो मीनिंग होती है। री की एक मीनिंग होती है या तो बैक, या फिर री की मीनिंग क्या होती है, अगेन। री की मीनिंग होती है दोस्तों या तो बैक या तो अगेन। दोस्तों गाड़ी में आप कौन सा गियर लगाते हैं, गाड़ी में आप रिवर्स गियर लगाते हैं। और देखिए री, री माने बैक, तो रिवर्स वर्स यानी क्या होता है, वर्स यानी होता है दोस्तों टर्न, यानी कि मुड़ना। वर्स यानी होता है टर्न यानी कि मुड़ना, और री यानी बैक, तो पीछे की तरफ गाड़ी मुड़ती है तो इसे कहते हैं रिवर्स गियर। ठीक है, तो गाड़ी में जब आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो गाड़ी बैक पीछे की तरफ जाती है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो री का दो मीनिंग हुआ, एक तो री का मीनिंग हुआ क्या, एक तो री का मीनिंग हुआ अगेन या बैक, लेकिन यहाँ री का मीनिंग क्या है, अगेन से। और अरेंज माने क्या होता है, अरेंज माने व्यवस्थित करना, प्रॉपर ढंग से लगाना। तो इसका मतलब रीअरेंज करिए सेंटेंस का, व्यवस्थित तरीके से सेंटेंस को बनाइए। ठीक है, प्रॉपर मैनर में सेंटेंस को आपको बनाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप सेंटेंस बनाए तो उसका प्रॉपर मीनिंग भी निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जब भी रीअरेंज करने हम जा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ आपको बातें ध्यान रखना है। रीअरेंज का एक सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर फिक्स है दोस्तों, 12th के बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है। रीअरेंज की जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड द सब्जेक्ट। रीअरेंज में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन आफ्टर फाइंड द हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन फाइंड द मेन वर्ब। फिर इसके बाद अदर पार्ट्स जो भी है, डिटर्मिनर्स हो गए, डिटर्मिनर्स के बाद डिटर्मिनर्स में जो भी आते हैं, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर फाइंड द हेल्पिंग वर्ब एंड फाइनली फाइंड द मेन वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस में आप क्या फाइंड आउट करिए, जब भी आपको रीअरेंज बनाना है तो आप ध्यान रखिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। और सब्जेक्ट का काम, एक चीज और यहीं पर लिख लीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने का गुण सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के पास होता है। वो पहली चीज होती है नाउन,
वो पहली चीज होती है नाउन और दूसरी चीज होती है क्या, प्रोनाउन। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का गुण या तो नाउन के पास होता है या प्रोनाउन के पास। यानी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकते हैं या किसी सेंटेंस का क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, राजू राइट्स कैन हैंड विद आइदर। तो ये सवाल को अब आप रीअरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढिए। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको डायरेक्ट दिख रहा राजू, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, नहीं तो डायरेक्ट मेन वर्ब ढूंढिए। तो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है राजू कैन। कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, कैन एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने क्या लिखा, राजू कैन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो राजू कैन राइट, राजू कैन राइट ये कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। तो देखिए कि स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट राजू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइट मेन वर्ब हो गई। इसके बाद आप प्रीपोजिशन विथ लगा सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं आइदर हैंड, आइदर हैंड। दोस्तों आइदर का मतलब होता है दो में से एक। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दो में से एक। तो ये सवाल बेहद आसानी के साथ बन चुका है, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। विथ यहाँ पे क्या है, विथ प्रीपोजिशन है। ठीक है, विथ यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये प्रीपोजिशन है। तो पहले सवाल को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जब भी आपको रीअरेंज करना हो तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढिए। कभी कभी दोस्तों रीअरेंज करने के लिए फ्रेज और ईडियम पूछा जाता है। तो फ्रेज और ईडियम जो होता है वो इंग्लिश में दोस्तों इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसमें जो राइट है वही राइट होगा। जैसे कि मैंने कहा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे मैंने कहा ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, तो ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक फ्रेज है, ईडियम है। ठीक है, तो ईडियम फ्रेज में आपको ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बाकी जगह ये रूल लिख लीजिएगा। फाइंड द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बाद डिटरमिनर्स, उसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये देखिए हैंड क्या है, हैंड इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए हैंड भी नाउन है, राजू भी नाउन है। नाउन किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट। तो पहला सवाल होप करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, ही मेक्स टी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव पैसिव समझाता हूँ। दूसरे सवाल का एक्सप्लेन लिखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव वॉइस। दोस्तों जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, लिख लीजिए, जब भी हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है डूअर इज, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है दोस्तों डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्शन। ये एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्शन। यानी काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किए गए काम की बजाय। इसे क्या कहते हैं, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के लिए आप लिख सकते हैं डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्शन। काम करने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किए गए काम की बजाय। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव वॉइस, जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में आप लिख सकते हैं वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, पैसिव वॉइस के डेफिनेशन लिखिए, वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट, वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। भले भी टाइम लग जाए, इम्पोर्टेंट देन द डूअर, लेकिन कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक्टिव वॉइस में हमने क्या कहा, एक्टिव वॉइस में हमने एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन बताई कि डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्शन। काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किए गए काम की बजाय। और पैसिव वॉइस में काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम करने वाले की बजाय। तो ये एक्टिव और पैसिव की क्या होगी, डेफिनेशंस। अब हमारे क्वेश्चन में इसने कह रखा है, हमारे क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गई थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारे सेंटेंस में इसने क्या कह रखा है, हमारे सेंटेंस में ही मेक्स टी बनाने के लिए कहा है।
दोस्तों जब भी आपको पैसिव बनाना ना तो सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव का स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का स्ट्रक्चर बताता हूँ। दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आता है डायरेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस यस फॉर्म, और इसके बाद देखने को मिलता है क्या ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब भी आप पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको करना क्या है, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये मैं प्रेजेंट का लिख रहा हूँ, प्रेजेंट का लिख रहा हूँ पैसिव का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज एम आर का यूज करेंगे, आर का यूज प्लूरल के साथ, आई के साथ एम का यूज और इज का यूज सिंगुलर के साथ। इसके बाद दोस्तों पैसिव की मिनिमम कंडीशन कहती है आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है दोस्तों क्या, आपको लगाना है सुइटेबल प्रीपोजिशन, सुइटेबल प्रीपोजिशन, और इसके बाद आपको लगाना है क्या एजेंट। तो ये रही बातचीत। दोस्तों थोड़ा सा प्रीपोजिशन सुइटेबल प्रीपोजिशन की बात मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। दोस्तों जब भी हम सुइटेबल प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो हम वाई का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे सामने ए नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन की बात करें तो हम वाई का प्रयोग करेंगे। विथ का यूज हम विथ प्रीपोजिशन भी लग सकता है पैसिव बनाते समय, विथ का यूज हम तब करेंगे जब हम बात करते हैं नेम ऑफ टूल या इंस्ट्रूमेंट की, नेम ऑफ टूल या किसकी इंस्ट्रूमेंट की, तो हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। दोस्तों टू का प्रयोग सुन लीजिए, इन का यूज हम तब करते, इन पहले लिख देता हूँ, इन का यूज हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं नेम ऑफ किसकी, मीडियम की। लेकिन दोस्तों सब भी हम बात करते हैं टू की, तो ये बहुत आता है, यदि नो हो आई तो आपको टू लगाना है, या फिर आप लिख सकते हैं लिमिटेड, नो वर्ब के साथ या लिमिटेड के साथ आपको क्या लगाना है टू। ठीक है, ये बात रिस्ट्रिक्टेड के साथ भी आपको टू लगाना है। तो ये सेंटेंस देखिए कितना आसान बन गया यहाँ पे टी। तो टी इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। अब टी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। तो टी इज पैसिव की मिनिमम कंडीशन क्या कहती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ लिखिए वाई और ही का क्या हो जाएगा टी। तो ये दूसरा सवाल हमने बेहद आसानी के साथ बना दिया है, टी इज मेड बाई हिम, इसका पैसिव वॉइस बन चुका है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको कन्वर्ट करना था किसमें, पैसिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक। दोस्तों टू टू का यूज करना है। दोस्तों वेरी की जगह आपको टू टू का यूज करना है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होना चाहिए। दोस्तों जब भी हम इस टू टू की बात करते हैं तो ये टू टू बेसिकली एक एडवर्ब की तरह से वर्क करता है, और इस टू टू का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। दोस्तों एक बात का ध्यान आपको रखना है, यदि सेंटेंस का एक पार्ट, सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में है, सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में है, तो आने वाला पार्ट भी, तो आने वाले लिख सकते हैं, तो आने वाले सभी पार्ट किस पे होंगे, आने वाले सभी पार्ट। यदि सेंटेंस का एक भाग पास्ट में है तो आने वाले सभी पार्ट भी किस में होंगे, पार्ट भी पास्ट में होंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस का एक भाग पास्ट में है तो आने वाले सभी पार्ट भी किस में होंगे, पास्ट में। ठीक इसी प्रकार इस सेंटेंस का एक भाग, यदि सेंटेंस का एक पार्ट प्रेजेंट में है तो आने वाले सभी भाग किस में होंगे, प्रेजेंट में ही होंगे। ठीक है, वो पास्ट में नहीं जाएंगे और ना ही फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस का यदि एक पार्ट पास्ट में है तो आने वाले सभी पार्ट पास्ट में होंगे, और यदि एक भाग प्रेजेंट में है तो आने वाले सभी पार्ट भी किस में होंगे, प्रेजेंट में होंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर इसने कह रखा है कि ही वॉज वेरी वीक, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का सेंटेंस है, वॉज लगा है, इसीलिए कैन की पास्ट फॉर्म कुड आई है। ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वॉक। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू, इस सेंटेंस को लिखिए टू टू की
टू के साथ। तो दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं, वेरी की जगह हम टू का यूज़ करते हैं, हम वेरी की जगह TOO का यूज़ करते हैं। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो ये सेंटेंस बहुत आसान सेंटेंस है, और ये सेंटेंस थर्ड सेंटेंस है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ही वॉज, वेरी की जगह हमने क्या लगाया, टू, टू वीक, ही वॉज टू वीक टू वॉक, ही वॉज टू वीक टू वॉक। तो टू लगाना बहुत आसान है, ये हमने टू लगा दिया वेरी की जगह, ठीक है, ये हमने टू लगा दिया वेरी की जगह। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है, एज सून एज ही क्लोज हिज आइज द टेलीफोन रैंग, यूज नो सूनर देन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा, और इसके लिए मैं पेन का कलर भी चेंज करूंगा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नो सूनर देन, नो सूनर देन को लेकर दोस्तों एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो हेडिंग आप बना लीजिए, हेडिंग इस तरह से बनाई गई है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नो सूनर देन, नो सूनर देन। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए देन और देन की बात। जब भी हम इस देन की बात करते हैं, और जब भी हम इस देन की बात करते हैं, तो देन एक कंजंक्शन होता है, देन एक कंजंक्शन होता है, और देन जो है वो बेसिकली टाइम की बात करता है, ये टाइम की बात करता है। ये देन और देन के बीच का फर्क है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, देन की जगह वो देन लिख देता है। तो नो शूनर, देखिए शूनर की बात मैं करता हूँ, शूनर कौन सी डिग्री है, आपने कहा सर शूनर जो है वो CD है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, देन का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंजंक्शन देन का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, देन नहीं लिखिएगा, देन, ठीक है। अब देखिए नो शूनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं इसको आराम से बताऊंगा दोस्तों। नो शूनर देन, दोस्तों नो शूनर देन का मतलब होता है, लिख लीजिए, जैसे, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही, इसका मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। नो सूनर देन का मतलब लिख लीजिए जैसे ही, ज्यों ही। या फिर आप इसका दूसरा मीनिंग कहना चाहें तो इसका एक मतलब ये भी होता है, ये बात एक ही है लेकिन एक मतलब ये भी होता है, ज्यों ही त्यों ही। इसका एक मतलब ज्यों ही त्यों ही होता है, और एक मीनिंग आप चाहें तो और लिख सकते हैं, ही था, ही था की, ही था की। चलिए, तो ये नो सूनर देन की मीनिंग हो गई। अब इसका मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ दोस्तों। यदि लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो नो सूनर का स्ट्रक्चर लिखिए। नो सूनर बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सूनर प्लस हैड। हैड के बाद दोस्तों आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप V3 लिखेंगे, और फिर आप कंजंक्शन देन का प्रयोग करेंगे, और देन के बाद फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर आप तभी यूज करेंगे जब आने वाला सेंटेंस किसमें हो, पास्ट में। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर नंबर 1, और ये पास्ट के जब परफेक्ट में हो। अगर आने वाला स्ट्रक्चर पास्ट के परफेक्ट में ना होकर पास्ट के इंडेफिनिट में है तो इसका स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर नंबर 2, नो सूनर। नो सूनर के बाद आप लगाइए डिड, डिड के बाद आप यूज कीजिए सब्जेक्ट। और दोस्तों यदि इंग्लिश में कभी भी डू, टच और डिड आ जाए तो आपको यूज करना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यदि सेंटेंस में कभी भी डू, टच और डिड आ जाए तो आपको यूज करना है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही डज नॉट। अब यहाँ पर ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट आपको यहाँ पर प्लेज नहीं लगाना है, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आप लिखिए प्ले, ठीक है, और क्रिकेट, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने था, सब्जेक्ट के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएं, और इसके बाद फिर यहाँ कंजंक्शन देन का प्रयोग करें, और देन के बाद फिर सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा दे, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। इसका आंसर देख लेते हैं, नो शूनर को लेकर इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए ये सेंटेंस आप देखिए किस में है, ये सेंटेंस तो पास्ट में है। तो जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, जो भी नंबर होगा देख लीजिएगा, जब इसको आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप इसको लिखेंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड ही। अब डिड आ गया तो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ही
क्लोज हिज आईज, ही क्लोज हिज आईज देन द, यहाँ पर लिख सकते हैं हम देन द टेलीफोन, देन द टेलीफोन रैंग, ठीक है, देन द टेलीफोन रैंग। तो नो शूनर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, ये देखिए फिर सब्जेक्ट लगाया। तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। प्रेजेंट का भी स्ट्रक्चर होता है, वहां पर डू डज लगा है, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो होप करता हूँ कि आपको नो सूनर भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ये वाला सेंटेंस नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने नो शूनर को लेकर बातचीत की आपके सामने, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको सेंटेंस चेक करना है कि क्लोज लिखा है, तो आपने तुरंत इसको पता किया ये क्लोज्ड है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर डिड वाला स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, और यहीं पर एज एज हैड क्लोज्ड होता तो आप फिर हैड वाला स्ट्रक्चर यूज करते, क्योंकि वो चला जाता पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही जम्स एज इफ अ फ्रॉग डज, तो इसमें आप एज ही जम्स मानो, ठीक है दोस्तों। एज और एज इफ की कहानी बहुत खूबसूरत है। जब भी हम दोस्तों एज इफ की बात करते हैं, तो एज इफ जो है अपने आप में एक कंजंक्शन है, एज इफ कंजंक्शन है। और यहाँ पर अगर ये कंजंक्शन है तो यहाँ पर सेंटेंस में एक ही पार्ट लिखा है, तो ये कंजंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि कंजंक्शन दो वर्ड को, दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को जोड़ता है। और जब हम एज की बात करते हैं तो एज जो है दोस्तों वो यहाँ पर एडवर्ब है। एज मतलब होता है जैसा, एज यहाँ पर एडवर्ब है जिसका मतलब होता है क्या, जैसा। और एज इफ यानी होता है मानो, ठीक है। एज इफ यानी होता है मानो। तो इस सवाल का राइट आंसर एडवर्ब लगेगा, होगा एज। एज यानी होता है जैसा, ये एक एडवर्ब है। और एज इफ एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है मानो, ठीक है। चलिए, तो हमने राइट ऑप्शन चूज कर दिया, ठीक। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये सेंटेंस चेंज करना है। तो ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको लेकर जाना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो अभी अभी आपको मैंने एक्टिव वॉइस में भी बताया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो आपको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगा दिए, और आगे आपको लिख देना है क्या, ऑब्जेक्ट। आगे आपको लिख देना है क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर बन चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। सवाल क्या कह रहा है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख दिया, हमने इस सेंटेंस का क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। तो देखिए ये लास्ट सवाल मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट दे वर प्लेइंग लिखा है, तो इसके बाद मेन वर्ब लिखिए। तो दे के साथ प्ले, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो ये इस सेंटेंस का, क्योंकि हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर दिया, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, ये सेंटेंस बन गया दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, और आप इनको ठीक से देख लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो ये क्लास 12th 2017 का बोर्ड पेपर हमने आज सॉल्व कर लिया है। बोर्ड पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें टू एस डायरेक्टेड के क्वेश्चन, हमने टू एस डायरेक्टेड से शुरुआत की है। इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने इस वीडियो से पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझे होंगे, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि बेसिकली वीडियो आपको कैसा लगा। और एक सेंटेंस आप यहाँ पर बना के लिखेंगे, किसका, एक सेंटेंस आपको बनाना है एज सून एज का, ठीक है। एज सून, एज सून एस को लेकर, और नो सूनर देन, यानी एज सून एस की जगह आपको नो सूनर देन का यूज करते हुए एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। वो करता हूँ आप सेंटेंस को पिन करेंगे, बात को मानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान, थैंक यू सो मच।